हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अब सुखोई और राफेल में हुई मुठभेड़। अमेरिका भी हैरान, आखिर कहां हुई भिड़ंत। दोस्तों सबसे बड़ी और एक्सक्लूसिव जानकारी आपको बताने वाले हैं, सबसे बड़ी खबर। और इसी बीच बताएंगे जहां ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने की दुनिया में होड़, 6 देशों के साथ बातचीत अंतिम दौर में पहुंच चुकी है। जी हाँ, जल्द होगा इन देशों का ऐलान। बताएंगे दोस्तों वो कौन से 6 देश हैं जिनका भारत के साथ डील होने वाला है। भारत के लिए सबसे बड़ी और अच्छी खबर। साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पुतिन ने जिनपिंग और शहबाज शरीफ के सामने ही कर दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जमकर तारीफ। मुंह ताकते रह गए शहबाज शरीफ और चाइनीज राष्ट्रपति। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां बंगाल हिंसा पर जमकर बरसे जेपी नड्डा, लोकतंत्र को मरने नहीं देंगे जैसा बयान दिया है। ममता बनर्जी को बुरे तरीके से घेरा है। दोस्तों सारी जानकारियां बताएंगे, बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत देश का, भारतीय सेनाओं का और भारत के संप्रभुता का दिल से समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो बात करते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां अब सुखोई और राफेल में हुई मुठभेड़। अमेरिका भी हैरान, आखिर कैसे हुआ ये आपको बता दें। अमेरिकी MQ-9 रिपर ड्रोन से भिड़ंत के बाद अब रूसी सुखोई SQ-35 की फ्रांसीसी राफेल से मुठभेड़ हुई है। फ्रांसीसी रक्षा मंत्रालय के अनुसार राफेल और सुखोई SU-35 की ये मुठभेड़ इराकी सीरियाई सीमा पर हुई। उस वक्त फ्रांसीसी राफेल एक सुरक्षा मिशन पर उड़ान भर रहे थे। इस दौरान रूसी SU-35 इतने नजदीक आ गए थे कि फ्रेंच पायलटों को अपने विमान को दूर करना पड़ा। फ्रांस ने रूसी पायलटों पर गैर पेशेवर उड़ान भरने का आरोप लगाया है। राफेल 4.5 जनरेशन का ट्विन इंजन मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। वहीं सुखोई SU-35 रशिया का ट्विन इंजन सुपर मैन्यूवरेबल एयरक्राफ्ट है। दोस्तों फ्रांसीसी रक्षा मंत्रालय के ऑपरेशनल डायरेक्टरेट ने ट्वीट में बताया है कि 6 और 7 जुलाई की रात को इराकी सीरियाई सीमा पर एक सुरक्षा मिशन पर उड़ान भर रहे 2 राफेल ने SU-35 की ओर से एक गैर पेशेवर उड़ान पर प्रतिक्रिया जताई। पायलटों ने गश्त जारी रखने से पहले दुर्घटना के जोखिमों को कम करने के लिए अपने विमान को तेजी से मोड़ा और दूसरी ओर लेकर गए। इसे रीट्वीट करते हुए यूएस एयरफोर्स सेंट्रल कमांड के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट ने सीरिया के ऊपर फ्रांसीसी और अमेरिकी दोनों विमानों के प्रति रूसी लड़ाकू विमानों के असुरक्षित और गैर पेशेवर तरीके से उड़ान भरने की बार बार होने वाली घटनाओं के कारण अपनी चिंता व्यक्त की। जी हाँ, बहरहाल दोस्तों सुखोई और राफेल के बीच में यह मुठभेड़ हुई, लेकिन किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। बहरहाल दोस्तों बात करते अगली खबर की, जहां DRDO साइंटिस्ट ने पाकिस्तान भेजी ब्रह्मोस, अग्नि और UCV जैसी मिसाइलों की जानकारी। चार्ज शीट में सबसे बड़ा खुलासा। जी हाँ, DRDO का वैज्ञानिक प्रदीप कुरुलकर जारा दासगुप्ता नाम का इस्तेमाल करने वाली पाकिस्तानी खुफिया एजेंट की ओर आकर्षित हो गया था और उसने खुफिया रक्षा परियोजनाओं के अलावा भारतीय मिसाइल प्रणालियों के बारे में उससे बातचीत की थी और ये आरोप कुरुलकर के खिलाफ दायर चार्ज शीट में है। जी हाँ, महाराष्ट्र पुलिस के आतंकवाद निरोधक दस्ते यानी ATS ने पिछले सप्ताह यहाँ एक अदालत में कुरुलकर के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। वो पुणे में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO की एक प्रयोगशाला का निदेशक था। उसे 3 मई को शासकीय गोपनीयता अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था और अब वो न्यायिक हिरासत में है। जी हाँ, चार्ज शीट के मुताबिक कुरुलकर और जारा दासगुप्ता व्हाट्सएप के जरिए संपर्क में रहने के साथ साथ वॉइस और वीडियो कॉल के जरिए भी बातचीत किया करते थे। ATS ने चार्ज शीट में बताया कि दासगुप्ता ने दावा किया था कि वो ब्रिटेन में रहती है और सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और उसने कुरुलकर को अश्लील संदेश और वीडियो भेजकर उससे दोस्ती की। जांच के दौरान उसका IP एड्रेस पाकिस्तान पाया गया। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में चार्ज शीट के मुताबिक पाकिस्तानी एजेंट ने ब्रह्मोस लॉन्चर, ड्रोन, UCV, अग्नि मिसाइल लॉन्चर और मिलिट्री ब्रिजिंग सिस्टम समेत अन्य के बारे में खुफिया और संवेदनशील जानकारियां प्राप्त करने की कोशिश की। जी हाँ, और दोस्तों अपने DRDO के ये साइंटिस्ट उसमें उसके जाल में फंस करके सारी इंफॉर्मेशन भी दे डाली। बहरहाल चार्ज शीट में बड़ा खुलासा हुआ है जो हमने आपको बताया दोस्तों, लेकिन आपको बता दें कि सिर्फ DRDO को लेकर ही ये सबसे बड़ी खबर नहीं है। एक और नई खबर सामने आई है जहां पर BSF का कर्मचारी भी हनी ट्रैप में फंसा है। दोस्तों खुफिया जानकारी को पाकिस्तान भेज रहा था। जी हाँ, गुजरात ATS ने किया इसको गिरफ्तार। बताते गुजरात के भुज में सीमा सुरक्षा बल यानी BSF के लिए काम करने वाले एक संविदा कर्मचारी को एक पाकिस्तानी खुफिया एजेंट महिला से कथित तौर पर संवेदनशील सूचना साझा
साझा करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नीलेश बलिया नाम का आरोपी 12वीं कक्षा उत्तीर्ण है और वो बीएसएफ मुख्यालय स्थित केंद्रीय लोक निर्माण विभाग यानी CPWD के विद्युत विभाग में गत 5 साल से बतौर 4th वर्गीय कर्मचारी कार्यरत है। दोस्तों ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि हनी ट्रैप में फंसने के बाद भी भारत की संवेदनशील जानकारियां ये लोग कैसे मुहैया कर देते हैं। क्या इनको अपने भारत देश के बारे में थोड़ी सी भी सोच समझ नहीं आती है? क्या इन्हें पता नहीं चल पाता है कि ये संवेदनशील जानकारियां हम दूसरे विदेशी लोगों को क्यों दें, चाहे दोस्तों वो किसी भी देश का क्यों ना हो। इस पर दोस्तों आप लोग क्या अपनी राय और सुझाव देना चाहेंगे? कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा हनी ट्रैप वाले मामले में। साथ ही साथ अगली खबर की बात करते हैं जहां ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने की दुनिया में होड़ 6 देशों के साथ बातचीत अंतिम दौर में, जल्द होगा बड़ा ऐलान। आपको बता दें भारत के ब्रह्मोस मिसाइल की दुनिया में धूम मची हुई है। वर्तमान में 6 देश ब्रह्मोस को खरीदने के लिए भारत के सामने लाइन में लगे हैं। इस बात की जानकारी खुद ब्रह्मोस एरोस्पेस ने दी है। ब्रह्मोस एरोस्पेस के चीफ जनरल मैनेजर प्रवीण पाठक ने बताया है कि भारत और रशिया के संयुक्त उद्यम के तहत बनी इस सुपर सोनिक क्रूज मिसाइलों की बिक्री पर 6 देशों से बातचीत चल रही है। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज गति से चलने वाली सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल है। यह दुनिया की इकलौती ऐसी मिसाइल है जिसे लड़ाकू विमान, युद्धपोत, जमीनी लॉन्चर और पनडुब्बियां से दागा जा सकता है। जी हाँ, सेंट पीटर्सबर्ग में इंटरनेशनल मैरीटाइम डिफेंस शो के मौके पर स्पुतनिक से बात करते हुए प्रवीण पाठक ने कहा कि ब्रह्मोस मिसाइलों की बिक्री पर 6 देशों के साथ बातचीत चल रही है। ये सभी ऐसे देश है जिनके साथ बातचीत एडवांस स्टेज में है। ये व्यवहारिक रूप से प्री कॉन्ट्रैक्ट वर्क है। उन्होंने ये भी बताया कि कॉन्ट्रैक्ट में रुचि रखने वाले देश इंडो पैसिफिक क्षेत्र और मध्य पूर्व के हैं। हालांकि बातचीत के दौरान प्रवीण पाठक ने उन देशों के नाम का खुलासा नहीं किया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में दोस्तों वाकई में हर भारतीय को इन दिनों का इंतजार था कि खुद भारत के हथियारों को, भारत के डिफेंस सिस्टम को बाहरी देश खरीदे। भारत दूसरे से खरीदने के बजाय भारत का सामान कोई खरीदे। इस दिन का हर भारतीय को इंतजार था और इसके पीछे दोस्तों आप लोग सबसे बड़ा श्रेय किसको देना चाहेंगे? कमेंट में नाम लिखकर जरूर बताइएगा। देखते हैं भारत की जनता की इस पर क्या राय है। दोस्तों आज जितना ज्यादा उसके इस वीडियो को भाई बंधुओं में व्हाट्सएप फेसबुक पर जरूर शेयर करिएगा ताकि हर कोई इन खबरों से अवगत हो सके। चलते अगली खबर की तरफ जहां पर पुतिन ने जिनपिंग और शहबाज शरीफ के आगे की दोस्त मोदी की तारीफ, मुंह देखता रह गया पाकिस्तानी और चीनी नेता। जी हाँ, 4 जुलाई 2023 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन सम्मेलन की मेजबानी की और ये एक वर्चुअल सम्मेलन था जिसमें कई नेता मौजूद थे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के अलावा चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी यहाँ पर मौजूद थे। पुतिन ने इस सम्मेलन में जिनपिंग और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सामने पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी की सराहना की, उनकी जमकर तारीफ की। उन्होंने आयोजन के लिए पीएम मोदी की तारीफ की और साथ ही साथ उनके नेतृत्व की भी जमकर सराहना की। जी हाँ दोस्तों, पुतिन ने कहा कि इस शिखर सम्मेलन के लिए तैयार किए गए कई दस्तावेजों और निर्णयों के कार्यान्वयन से भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी बढ़ेगी। पुतिन ने वादा किया कि मास्को एससीओ सदस्य देशों के साथ संबंध सुधारने के लिए काम करता रहेगा। अपने भाषण में पीएम मोदी ने आतंकियों को पनाह देने वाले देशों की निंदा की। उन्होंने चाइना की भी आलोचना की क्योंकि इस सम्मेलन में भारत ने चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI का समर्थन करने से इनकार कर दिया था। भारत के अलावा नए सदस्य ईरान ने भी चीनी परियोजना का समर्थन करने वाले समझौतों पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें दोस्तों कि जैसे ही पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तारीफ करनी शुरू की, शहबाज शरीफ का मुंह देखने लायक था। उनकी आंखें थोड़ी देर के लिए पुतिन की तरफ हुई और उसके बाद उन्होंने नीचे जो देखा फिर ऊपर नहीं देख पाए। आपको बता दें कि माना जाता है कि जब दो देशों के बीच संबंधों की अगर परख करनी हो तो दोनों देशों के बड़े नेताओं के एक साथ उपस्थित होने पर उनके आव भाव से ही, आप उनके बॉडी एक्सप्रेशन से ही समझ सकते हैं कि उनके बीच में क्या बातें होंगी और क्या उनके दिमाग में चल रहा होगा, एक दूसरे को लेकर उनके माइंड में क्या चल रहा होगा दोस्तों। और ये शहबाज शरीफ में देखने को मिली है। बहरहाल चाइना और शहबाज शरीफ ने जिस प्रकार से व्लादिमीर पुतिन के मुंह से पीएम मोदी की तारीफ सुनी दोस्तों, ऐसा लग रहा था कि उनसे ये बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। बहरहाल दोस्तों, इस बार आपकी जो भी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा, लेकिन मोदी है तो मुमकिन है कहना मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करते हैं जहां सबसे जरूरी खबर आपको बता दें, जहां पुंछ में बड़ा ही दर्दनाक हादसा हुआ है दोस्तों। रात जम्मू कश्मीर के पुंछ में पोशाना नदी में भारतीय सेना के 2 जवान बह गए। उनका पता लगाने के लिए बचाव अभियान जारी है। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, जयशंकर जी ने तंजानिया में राष्ट्रमंडल युद्ध स्मारक पर भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। जी हाँ,
विदेश मंत्री जयशंकर जी ने शुक्रवार को तंजानिया स्थित राष्ट्रमंडल युद्ध स्मारक में उन भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी जिनका यहां अंतिम संस्कार किया गया था। जयशंकर जी जंजीबार की यात्रा के बाद बृहस्पतिवार को तंजानिया पहुंचे। भारत और तंजानिया के बीच पारंपरिक रूप से मित्रवत संबंध रहे हैं और विदेश मंत्री की इस यात्रा से दोनों देशों के संबंधों के और भी ज्यादा प्रोफाउंड होने की उम्मीद है और भी ज्यादा प्रगाढ़ होने की उम्मीद है। तंजानिया यात्रा के दूसरे दिन जयशंकर जी ने भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। जयशंकर जी ने ट्वीट किया कि दार-ए-सलाम स्थित राष्ट्रमंडल युद्ध स्मारक जाकर आज भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। युद्ध के विभिन्न मोर्चों पर उनका बलिदान हमारे इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे भारत के वैश्विक प्रभाव की याद दिलाते हैं। जी हाँ, अगली खबर की बात करें जहां नवाज शरीफ अब लड़ सकते हैं चुनाव, प्रतिबंध दिया गया हटा। लाभ पहुंचाने के लिए पाकिस्तान ने चुनावी कानून ही बदल डाला। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान सरकार ने सत्ताधारी गठबंधन के सबसे बड़े दल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज यानी PMLN के नेता और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ पर लगे आजीवन चुनाव न लड़ने के प्रतिबंध को खत्म कर दिया है। नवाज के छोटे भाई शहबाज शरीफ फिलहाल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं और नवाज शरीफ को पाकिस्तान की सियासत में फिर से वापस लाने में जुटे हैं। पाकिस्तान सरकार के कानून मंत्री आजम नजीर तरार ने बताया कि चुनावी कानून में संशोधन करके नवाज शरीफ पर लगे प्रतिबंध को खत्म कर दिया गया है। तरार ने बताया कि पाकिस्तान के मौजूदा हालत में आम चुनाव कराना संभव नहीं है। हालांकि पाकिस्तानी संसद का निचला सदन बोले तो नेशनल असेंबली ये तय समय पर 13 अगस्त को भंग हो जाएगा। इसके बाद संरक्षक सरकार बनाई जाएगी। तो वहीं चुनाव कानून में बदलाव को लेकर तरार ने कहा कि इसका फायदा सभी को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ यानी इमरान खान की पार्टी की बात करें तो इमरान के पूर्व सहयोगी अवान चौधरी ने पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में उनकी पार्टी को भंग करने की याचिका दायर किया है। चौधरी ने आरोप लगाया है कि 9 मई को हुई हिंसा में PTI का हाथ है। लेकिन दोस्तों, कितनी बड़ी बात है ना कि एक प्रधानमंत्री अपने भाई को बचाने के लिए चुनावी कानून को ही बदल डालता है, जो कि सबसे बड़ा नेपोटिज्म को दिखाता है। अगर अब भी पाकिस्तानी जनता की आंख नहीं खुल रही है पाकिस्तान सरकार के विरुद्ध में, खास करके शहबाज के परिवारों के विरुद्ध में, तो पाकिस्तान का विकास कभी नहीं हो सकता। अगर आप भी इस बात को मानते हैं तो दोस्तों अपनी राय अवश्य रखिएगा कमेंट में। चलते हैं अगली खबर की तरफ जहां क्या चाइना से दुश्मनी भुलाकर रशिया से तेल के लिए युआन में पेमेंट कर रहा है अपना भारत। आखिर क्या है चीनी मुद्रा के इस्तेमाल का सच, आपको बताते हैं दोस्तों। दरअसल पिछले दिनों ये खबर आई थी कि भारतीय रिफाइनरीज ने रशिया से तेल आयात के लिए चीनी मुद्रा यानी युआन में पेमेंट करना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट में ये कहा गया था कि यूक्रेन युद्ध के कारण रशिया पर लगे पश्चिम प्रतिबंधों ने डॉलर में पेमेंट को मुश्किल कर दिया और भारत डॉलर का विकल्प खोजने के लिए मजबूर हो गया। ऐसा ये कहा जा रहा है कि भारत सिर्फ 10% पेमेंट ही युआन में कर रहा है और बाकी के लिए वो रुपए और दिरहम का ही प्रयोग कर रहा है। न्यूज वेबसाइट द प्रिंट की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई है। भारत और रशिया के बीच पिछले काफी समय से पेमेंट का मसला अटका हुआ था, लेकिन अब लगता है कि ये मसला रिजॉल्व हो गया है, सुलझ गया है। जी हाँ दोस्तों, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय यानी MOPNG के एक सीनियर अधिकारी ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए नाम ना बताने की शर्त पर वेबसाइट से पुष्टि की है कि रशिया को युआन में भुगतान तो हो रहा है। अधिकारी ने बताया कि भुगतान रुपए और दिरहम में हो रहा था, लेकिन इस प्रक्रिया में समय लग रहा है और रूसी संस्थाओं को भुगतान में देरी हो रही है। अधिकारी ने के मुताबिक रूसी तेल के लिए जितना भुगतान किया जाता है उसका सिर्फ 10% ही युआन में पेमेंट हो रहा है। हालांकि अभी तक विदेश मंत्रालय की तरफ से इस पूरे मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है। बहरहाल दोस्तों, जिनको लगता है कि पूर्ण रूप से पेमेंट किया जा रहा है चाइना की करेंसी में, तो ऐसा नहीं है। अगली खबर की बात करें जहां अमेरिका ने अपने सभी रासायनिक हथियार कर दिए नष्ट। राष्ट्रपति बाइडेन का बड़ा ऐलान, दुनिया को मिली राहत की सांस। जी हां, अमेरिका ने दावा किया है कि उसने अपने सभी रासायनिक हथियार नष्ट कर दिए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शुक्रवार को देश के अंतिम रासायनिक हथियारों के भंडार को नष्ट करने की घोषणा की है। राष्ट्रपति ने एक बयान में बताया कि 30 से अधिक वर्षों से अमेरिका ने अपने रासायनिक यानी केमिकल वेपन्स के भंडार को खत्म करने के लिए अथक प्रयास किया है। आज मुझे ये घोषणा करते हुए प्राउड फील हो रहा है कि हमने उस भंडार में अंतिम गोला बारूद को भी सुरक्षित तरीके से नष्ट कर दिया है, जिससे हम रासायनिक हथियारों की भयावहता से मुक्त दुनिया के एक कदम और करीब पहुंच गए हैं। जी हाँ, उन्होंने कहा कि एक के बाद एक प्रशासनों ने तय किया है कि इन हथियारों को फिर कभी विकसित या इस्तेमाल न किया जाए और ये उपलब्धि न केवल रासायनिक हथियार समझौते के तहत हमारी दीर्घ
दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को पूरा करती है, बल्कि ये पहली बार है कि किसी अंतर्राष्ट्रीय इकाई ने सामूहिक विनाश के घोषित हथियारों को पूरी श्रेणी के विनाश को सत्यापित किया है। साथ ही साथ दोस्तों इतना ही नहीं, बाइडेन ने रशिया और सीरिया से भी अपील की है कि वो रासायनिक हथियारों पर अपने डिटेल्स पूरी दुनिया के साथ शेयर करें। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर आपको बताते हैं, जहां नेपाल भारत सीमा पर पंचेश्वर बांध परियोजना को 3 महीने में किया जाएगा पूरा, डीपीआर को दिया जाएगा अंतिम रूप। बता दें, नेपाल और भारत सीमावर्ती महाकाली नदी पर प्रस्तावित 6480 मेगावाट क्षमता की पंचेश्वर बिजली परियोजना से संबंधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी डीपीआर को अंतिम रूप देने के लिए विशेषज्ञों की बैठक करने पर सहमत हो गए हैं। एक मीडिया रिपोर्ट में शनिवार को यह जानकारी दी गई। समाचार पत्र काठमांडू पोस्ट में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार नेपाल के पोखरा में बृहस्पतिवार को और शुक्रवार को आयोजित पंचेश्वर विकास प्राधिकरण की शासकीय परिषद की बैठक के दौरान इस मुद्दे पर सहमति बनी। नेपाल के ऊर्जा जल संसाधन और सिंचाई मंत्रालय के प्रवक्ता मधु भेटुवाल के हवाले से बताया गया कि इस बैठक में विशेषज्ञों के दल का मार्च में समाप्त हो चुका कार्यकाल आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। जी हाँ, यानी कि दोस्तों पंचेश्वर बिजली संयंत्र परियोजना की डीपीआर को अंतिम रूप देने वाले हैं भारत और नेपाल, जिसमें 6480 मेगावाट की क्षमता है। अगली खबर बता दें आपको, जहां प्रिगोजिन कभी बेलारूस गया ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, वैगनर लड़ाके अब भी यूक्रेन में ही मौजूद है। जी हाँ, CIA के दावे से मच गया पूरे रशिया में हड़कंप। जी हाँ, बता दें रशिया में वैगनर विद्रोह के बाद से येवगेनी प्रिगोजिन का कोई पता नहीं है। दावा किया गया था कि रशिया के साथ हुए समझौते के बाद प्रिगोजिन बेलारूस चला गया है। बाद में बेलारूसी राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने बताया है कि प्रिगोजिन वापस रूस लौट गया है। एयर ट्रैफिक पर निगाह रखने वाले कई प्लेटफॉर्म ने भी विद्रोह के बाद वैगनर समूह से ताल्लुकात रखने वाले कई फ्लाइट्स को बेलारूस और रशिया के बीच उड़ान भरते हुए देखा था। हालांकि इनमें से किसी में भी प्रिगोजिन के होने की पुष्टि नहीं हो सकी है। प्रिगोजिन को अंतिम बार विद्रोह के बाद अपने लड़ाकों के साथ रूसी शहर रोस्तोव ऑन डोन से बाहर निकलते हुए देखा गया था। जी हाँ, बात करें अगली खबर की, जहां ताइवान को जब चाहे तब घेर सकता है चीन, पूरी तरह से है सक्षम। अमेरिकी नौसेना के कमांडर को है ये डर। आपको बता दें कि अमेरिकी नौसेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने चीनी नौसेना के आकार की ओर इशारा करते हुए कहा है कि वो जब चाहे तब ताइवान को घेर सकती है। इतना ही नहीं, कमांडर ने ये भी डर जताया है कि इससे ताइवान का संपर्क पूरी दुनिया से कट सकता है। अमेरिकी 7वें बेड़े के कमांडर वाइस एडमिरल कार्ल थॉमस ने कहा कि चाइना के पास एक बहुत बड़ी नौसेना है और अगर वे ताइवान को धमकाना चाहते हैं और उसके चारों ओर युद्धपोत को तैनात करना चाहते हैं तो वे ऐसा कर सकते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना चाइना के पास है। अगर एक अनुमान के मुताबिक बात करें तो चीनी नौसेना में 400 युद्धपोत शामिल है। इसके बावजूद चीन तेजी से नए और शक्तिशाली युद्धपोतों का निर्माण कर रहा है। जी हाँ, वाइस एडमिरल कार्ल थॉमस ने द वॉल स्ट्रीट जर्नल के साथ एक इंटरव्यू में कहा कि उन्हें पता नहीं है कि चाइना ताइवान पर आक्रमण करेगा या नाकाबंदी करेगा, लेकिन ये उनका काम है कि वे जो भी करें उसके लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि चीन ताइवान के साथ मतभेदों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझा लेगा। एडमिरल थॉमस ने कहा कि अगर चाइना को नाकाबंदी करनी है तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हस्तक्षेप कर सकता है। उन्होंने कहा कि स्पष्ट रूप से यदि वे ऐसा कुछ करते हैं तो ज्यादा घातक नहीं है तो वो नाकाबंदी ही है। उन्होंने कहा कि इसका अर्थ ये है कि चाइना चौतरफा हमला नहीं करेगा। अगली खबर आपको बता दे दोस्तों, जहां पर यूक्रेन की नाटो सदस्यता के समर्थन में आया तुर्की एर्दोगन की गद्दारी पर क्या भड़केंगे व्लादिमीर पुतिन। आपको बता दें रशिया के साथ बेहद अच्छे संबंध रखने वाला तुर्की अब खुले तौर पर यूक्रेन की नाटो सदस्यता के समर्थन में आ गया है। खुद तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने इसका समर्थन करते हुए कहा है कि यूक्रेन सही मायनों में नाटो सदस्यता का हकदार है। एर्दोगन ने अपने यूक्रेनी समकक्ष वोलोडिमिर जेलेंस्की के साथ मुलाकात के बाद कहा कि तुर्की यूक्रेन की नाटो सदस्यता संबंधी आकांक्षाओं का समर्थन करता है। जेलेंस्की ने एर्दोगन को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। अब ऐसे में सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि एर्दोगन की इस गद्दारी पर क्या भड़केंगे व्लादिमीर पुतिन। दरअसल तुर्की का यूक्रेन को नाटो सदस्यता के लिए समर्थन करना पुतिन को रास नहीं आएगा, और रास आए भी क्यों दोस्तों, ये इतना बड़ा जो युद्ध हुआ है वो इसी वजह से तो हो ही रहा है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन के बीच अच्छे संबंध है। यहाँ तक कि पुतिन समय समय पर एर्दोगन को युद्ध से जुड़े अपडेट देते रहते हैं। यही नहीं, तुर्की कई मौकों पर यूक्रेन और रशिया के बीच शांति समझौते का भी प्रयास कर चुका है। अब ऐसे में बस व्लादिमीर पुतिन का बयान आना
बाकी है दोस्तों, देखते हैं व्लादिमीर पुतिन तुर्की के राष्ट्रपति को लेकर क्या बयान देते हैं। साथ ही साथ अगली खबर आपको बता दें, जहां बंगाल हिंसा पर बरसे जेपी नड्डा, अलर्ट मोड में अमित शाह। जेपी नड्डा ने कहा लोकतंत्र को मरने नहीं देंगे। जी हां, पूरे पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के लिए मतदान के दौरान हिंसा की खबरों के बीच भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शनिवार को राज्य में विपक्ष के नेता यानी एलओपी शुभेंदु अधिकारी और भाजपा के पश्चिम बंगाल प्रभारी मंगल पांडे से बात की। उन्होंने आश्वासन दिया है कि भाजपा पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र को मरने नहीं देगी। उन्होंने आगे आश्वासन दिया कि टीएमसी पार्टी द्वारा हिंसा के खिलाफ लड़ाई को लोकतांत्रिक तरीके से अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि बीजेपी लोकतंत्र की यह हत्या नहीं होने देगी और हम इस लड़ाई को लोकतांत्रिक तरीके से निर्णायक स्तर तक लेकर जाएंगे। जी हाँ, इस बीच राज्य भाजपा के कार्यकर्ताओं ने राज्य में चुनाव संबंधी हिंसा के खिलाफ कोलकाता में राज्य चुनाव आयोग कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों से चुनाव संबंधी हिंसा की कई घटनाएं सामने आई है। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने एक दूसरे पर अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या का आरोप लगाया है। दोस्तों, केवल नड्डा जी ही नहीं बल्कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी भी घटना की पल पल का अपडेट ले रहे हैं। पश्चिम बंगाल में शनिवार को पंचायत चुनाव के दौरान हुई हिंसा में अब तक 18 लोगों की जानें जा चुकी है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां पर अनुराग ठाकुर ने ममता बनर्जी को चुभने वाली बात कही। कहा हत्या से दीदी साधती है सत्ता का रास्ता। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण एवं युवा एवं खेल मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पश्चिम बंगाल में जारी चुनावी हिंसा पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए शनिवार को कहा कि तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हत्याओं और हिंसा से ही सत्ता का मार्ग प्रशस्त करती है। ठाकुर ने पूछा कि ममता बनर्जी की आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि उनके राज्य में किसी भी चुनाव में हत्या, आगजनी, अराजकता के बिना उनका मन नहीं मानता। ठाकुर ने कहा कि दिल्ली में बारिश हो रही है पर बंगाल में बम वर्षा हो रही है। बंगाल का बम कल्चर आज पूरी दुनिया में भारत और लोकतंत्र को शर्मसार कर रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि अनुराग ठाकुर जी का ये बयान वाकई में 101% सही नजर आ रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से सिर्फ और सिर्फ बंगाल में ही चुनाव के दौरान ऐसी ऐसी खबरें निकलकर सामने आती है जो किसी अन्य चुनाव में अन्य राज्यों से ऐसी खबरें नहीं आती हैं। बहरहाल दोस्तों, इस पर आपकी अब जो भी राय हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही साथ एक और खबर आपको बता दें, जहां पर बीकानेर से पीएम मोदी जी ने साधा गहलोत सरकार पर तगड़ा वाला निशाना। कहा कांग्रेस बाय बाय के मोड में आ चुकी है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस पर शनिवार को निशाना साधते हुए उसे लूट की दुकान व झूठ का बाजार बताया और कहा कि पार्टी राजस्थान में बाय बाय मोड यानी अलविदा की मुद्रा में आ चुकी है। बीकानेर के पास नौरंग देशेर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी जी ने कहा कि राज्य की कांग्रेस नीति सरकार ने बीते 4 साल में राजस्थान का बहुत नुकसान किया है और अगले विधानसभा चुनाव में अपनी संभावित हार को देखते हुए अभी से बाय बाय मोड में आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ अंतिम खबर आपको बता दें, जहां पर जिनका पैन और आधार कार्ड से नहीं हुआ है लिंक उनके अटक जाएंगे। ये 15 काम बता दें। पैन कार्ड से आधार नंबर को लिंक करने की समय सीमा 30 जून 2023 को समाप्त हो चुकी है। जिन लोगों ने अभी तक अपना पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं कराया उन्हें अब कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जिन लोगों का पैन आधार से लिंक नहीं हुआ है उसे 1 जुलाई 2023 से निष्क्रिय माना जा रहा है। ऐसे में लोग डिपॉजिट, ट्रांजैक्शन, लोन और क्रेडिट से जुड़े कामों के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल जो लोग इस खबर को देख रहे हैं, क्या आप सब ने अपने आधार से पैन कार्ड को लिंक कर लिया है दोस्तों, या फिर नहीं कर पाए? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। बहरहाल ये तब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद, जय भारत। और यहाँ तक बने